हमारे to democracy as a whole and India in particular. So first of all, let us look at what is a challenge. When you try to achieve a challenge, when you try to overcome a challenge, so that is going to lead to some progress and that is going to lead to some development. So अगर democracy के लिए हम challenge की बात कर रहे हैं, so after overcoming the challenges that we are talking here, it is going to result in an improvement in democratic functioning of a particular country. तो डेमोक्रेसी किस तरीके से फंक्शन करती है, उसके इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करते हैं, whether the people are participating in the democracy or not. So all these things are going to be achieved once challenges are overcome. तो हर एक डेमोक्रेसी के अपने अपने challenges रहते हैं और कोई यूं नहीं कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कोई एक आइडियल डेमोक्रेसी है. चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, उसके अलग चैलेंजेस हैं. कुछ जो कंट्री हैं अंडर डेवलप्ड हैं या जो अभी ऑथोरिटेरियन रूल से ट्रांजिट कर रही हैं, तो उनके अपने चैलेंजेस हैं. सो द फर्स्ट चैलेंज इज फाउंडेशनल चैलेंज. तो फाउंडेशनल चैलेंज क्या होता है कि इनिशियली क्या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर पाती है एक पर्टिकुलर कंट्री में कि नहीं कर पाती है. तो बहुत जैसे डिक्टेटोरियल कंट्रीज हैं या मोनार्कीज हैं, जो हमारे सऊदी अरेबिया है वहां पर मोनार्कीज हैं, तो वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. उसके अलावा पड़ोस में ही देश है पाकिस्तान, तो वहां पर कई बार मिलिट्री रूल हो चुका है. सो पाकिस्तान एक ऐसी जो पाकिस्तान की पिछली से पिछली गवर्नमेंट थी, आसिफ अली जरदारी गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी. सो वो एक पहली गवर्नमेंट थी जिसने अपना टर्म पूरा किया था, मतलब 5 साल पूरे किए थे. उससे पहले कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई थी पाकिस्तान में जो अपना टर्म पूरा कर पाई थी. उससे पहले ही कोई ना कोई मिलिट्री रूलर आ जाता था. तो पाकिस्तान में भी एक जैसे एक फाउंडेशनल चैलेंज है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का. उसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं, अभी सीरिया है, लिबिया है. लिबिया में कोशिश की थी, पहले वहां पर डिक्टेटर हुआ करता था, तो यूएस और उसके अलाइज ने अटैक कर दिया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लेकिन ना तो डेमोक्रेसी अभी वहां पर एस्टैब्लिश हो पाई, ना अथॉरिटेरियनिज्म है, तो वहां पर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, लड़ाई चलती जा रही है. सिमिलरली सीरिया में डिक्टेटरशिप है बशर अल असद की, तो वहां पर ये चल रही है, वॉर्स चल रही हैं. तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं दुनिया में जहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रही है. चाहे डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ले आए हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, वो बार बार में ओवरटर्न कर देते हैं या डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है. So the primary challenge is the establishment of democracy, whether we are able to establish democracy. तो ये चैलेंज जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, when India became independent, this was the one of the most important challenges in front of India, to establish democracy and to ensure that it is a functional democracy. कि एटलीस्ट जो बेसिक एस्पेक्ट्स है डेमोक्रेसी के, कि जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, दैट मींस ईच पर्सन इज अलाउड टू वोट, तो ये चीजें एटलीस्ट उस कंट्री में हों. तो दिस इज द फाउंडेशनल चैलेंज. द सेकंड चैलेंज, द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन. अब देखो, डेमोक्रेसी मान लो सेटअप कर दी है, लेकिन डेमोक्रेसी मे बी प्रोबेबली अवेलेबल टू ओनली फ्यू पीपल. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं साउथ अफ्रीका का. साउथ अफ्रीका का टिल 1990s 1989-90 के आसपास में खत्म हुआ था. उससे पहले वहां पर एक सिस्टम था अपार्थाइड का. तो साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम था. तो साउथ अफ्रीका कहने को डेमोक्रेसी थी, तो वहां पर एक तो व्हाइट माइनॉरिटी थी, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे वैसे साउथ अफ्रीका में भी गए थे, और साउथ अफ्रीका में काफी सारी पॉपुलेशन सेटल भी हो गई थी व्हाइट्स की. सो वो व्हाइट्स से दीज इंक्लूडेड ब्रिटिशर्स एंड whites from other European countries as well. तो जब उन्हें ये दिखाई देने लगा था कि other countries are becoming independent, तो इनकी पोजीशन को खतरा था, जो भी white minority थी, तो इन्होंने ये ब्रिटिशर्स से अपने आप इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में
इन्होंने व्हाइट माइनॉरिटी रूल एस्टैब्लिश कर दिया। जो वहां के लोग थे, वहां जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी ऑफ ब्लैक्स, जो अफ्रीकन पॉपुलेशन, साउथ अफ्रीका की नेटिव अफ्रीकन पॉपुलेशन थी, वो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो पास लॉज थे, उनको छोटी जगह पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। मतलब अगर अपार्थाइड के ऊपर हम डिस्कशन करने लगे तो इट इज गोइंग टू रिक्वायर एन एंटायर सेशन फॉर डिस्कशन ऑफ अपार्थाइड। सो ये इस टाइम में जो व्हाइट माइनॉरिटी ने गवर्नमेंट बनाई थी, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक ओनली फॉर द व्हाइट माइनॉरिटी। कि जैसे 10% पॉपुलेशन इज ऑफ व्हाइट्स, तो वो 10% ही वोट कर सकती थी, वो 10% ही कॉन्टेस्ट कर सकती थी इलेक्शंस, और जो बाकी 90% पॉपुलेशन थी तो उनके लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। इट वाज अवेलेबल ओनली टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के सामने फाउंडेशनल चैलेंज नहीं था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, उसका चैलेंज था चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, कि इस डेमोक्रेसी को एक्सपैंड कैसे करें। तो वहां पर भी स्ट्रगल की थी, लेड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल काउंसिल, अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी, समथिंग लाइक दैट, व्हिच वाज पार्टी ऑफ नेल्सन मंडेला। और अल्टीमेटली 1990 के आसपास में ये अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ था, और जो वोटिंग राइट्स थे इट वाज गिवन टू ऑल दी सोशल ग्रुप्स। तो जो अफ्रीकन्स थे, जो मिक्स पॉपुलेशंस थी, व्हाइट्स की, अफ्रीकन्स की, या जो बाहर के लोग आए हुए थे, फॉर एग्जांपल इंडिया के काफी लोग सेटल थे वहां पर साउथ अफ्रीका में भी, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल था अपार्थाइड सिस्टम। सो ऑल द citizens of South Africa at that time gained democratic rights। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम में 1990s में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी डीपन की, डेमोक्रेसी एक्सपैंड की। ठीक है, निकी ने चेक करके बता दिया, इट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। इनिशियली जो नेल्सन मंडेला थे, ही वाज पार्ट ऑफ यूथ विंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है, सो एक्सपेंशन का चैलेंज है दैट इट शुड एक्सपैंड टू ऑल रीजन्स एंड टू ऑल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ऑल रीजन्स, जैसे कश्मीर का जो इशू है, तो कश्मीर में कश्मीरीज को एक ग्रीवांस है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई है इन रेस्ट ऑफ इंडिया, so that kind of democracy has not been established in जम्मू कश्मीर। वहां पर आर्म फोर्सेस हमेशा रहती हैं, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एनफोर्स्ड है। तो इस तरीके की चीजें हैं, एंड दे कंप्लेन दैट डेमोक्रेसी इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। तो जो डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन है, तो दैट हैज नॉट अकर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया के अंदर भी ये चैलेंज है। अभी जैसे ये तो रीजन का एक एग्जांपल दिया है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरीज को ऐसा ग्रीवांस है। अब इसके भी अपने रीजंस है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पर टेररिज्म है, उसकी वजह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट एनफोर्स की गई है वहां पर। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी आफ्सपा, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आफ्सपा कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। okay, so this has also been imposed in north eastern states। तो जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन सब स्टेट्स में भी आफ्सपा एप्लीकेबल है। और इसमें स्पेशल पावर्स दी हुई हैं आर्मी को टू शूट एनीवन एट साइट, कि अगर किसी के ऊपर शक होता है तो उसको शूट कर सकते हैं। किसी के भी घर में घुसकर वहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या वहां पर टेररिस्ट हैं कि नहीं है। तो जो ये जैसे 2-3 मैंने आपको बताए हैं एग्जांपल्स आफ्सपा के अंडर, सो दीज आर अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि दीज रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ राइट्स। अगर आफ्सपा इंपोज की हुई है और आर्म्ड फोर्स किसी के भी घर में कभी भी घुस सकती है, तो मतलब उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। अगर किसी को भी मार सकती है विदाउट एनी रिप्राइजल, दैट मीन्स किसी को भी किसी ने मार दिया, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर ने या ऑफिसर ने मार दिया, सो दे वोंट बी क्वेश्चनड फॉर इट कि क्यों मार दिया है। तो इसकी वजह से, आफ्सपा की वजह से, देयर वर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल। काफी केसेस आए थे जिसमें जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल थे, उन्होंने प्रमोशन के लिए कई लोगों को मार दिया था, गलत तरीके से मार दिया था।
who were not even terrorists फिर भी मार दिया, और there were rape allegations as well on the armed forces personnel. तो these are undemocratic. और खैर आफ्सपा जैसी एक्ट होनी नहीं चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन खैर उसके भी रीजंस हैं व्हाई इट इज एप्लीकेबल टू सर्टेन रीजन्स. लेकिन अगर हमें डेमोक्रेसी एक्सपैंड करनी है इन केस ऑफ इंडिया, देन एक्ट सच एज आफ्सपा, कंडीशंस ऐसे क्रिएट होनी चाहिए कि आफ्सपा जैसी एक्ट एप्लीकेबल ना हो कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, सो इट शुड एक्सपैंड टू ऑल रीजन्स. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब सोशल ग्रुप्स कौन से हैं? तो देखो, अमीरों के लिए हमेशा डेमोक्रेसी रहती है, दे हैव राइट्स. अभी भी when there is a lockdown, so it is the poor people who are suffering the most. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि people only have political rights. Political rights, that means they can contest in elections and then they can vote in elections. अब एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ राइट है, राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट टू वोट है, लेकिन क्या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एक्चुअली अवेलेबल है अगर पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं? क्योंकि इलेक्शन सिस्टम जो हमारा अभी ऐसा हुआ है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. सो आर पुअर पीपल एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस? क्या वो फ्रीली कर सकते हैं? इफ समवन वांट्स टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, कि मतलब वो पॉलिटिक्स एज एन एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, दे वांट टू बिकम लीडर्स, तो इज इट अवेलेबल टू ऑल? द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. क्योंकि इसलिए आपका वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलता आ रहा है, बिकॉज और जो कंट्रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का, इट इज इन हैंड ऑफ वेरी फ्यू पीपल. दिस इज सिंपली बिकॉज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डोंट हैव एक्सेस टू इट. या तो पैसे नहीं है, या माइनॉरिटीज हैं बहुत कम है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं. अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अब कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है तमिलनाडु में, लेट्स से, अब वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिकग्निशन नहीं दिया हुआ है, या एक और कुछ और ट्राइब्स हैं जैसे जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहते हैं. तो क्रिमिनल ट्राइब्स जो टैग था, so that was given by Britishers to certain tribes. और ये ट्राइब्स आपको कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, सब जगह पर यहाँ पर मिल जाएंगी. और these are particularly vulnerable tribal groups, कि मतलब ये बहुत कम पॉपुलेशन है इनकी, इनका कल्चर थ्रेटन हो रहा है. इट इज पॉसिबल दैट देयर लैंग्वेज मे नॉट एग्जिस्ट अगर कंडीशंस ऐसी रहती हैं, और इनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है दैट दे कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन एंड दे कैन विन इलेक्शंस. तो इसका मतलब है कि इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स टैग दे दिया था, और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी इंक्लूड नहीं किया गया आज के टाइम में. तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन किया हुआ है, लेकिन क्रिमिनल जो ट्राइब्स टैग की हुई थी ब्रिटिशर्स ने, उनको अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड नहीं किया है. और उनके ऊपर जो क्रिमिनल ट्राइब्स का था वो टैग अभी तक एप्लीकेबल है, अभी तक लोग उनको बोलते हैं. ये स्टिग्मा अभी तक उनके साथ में अटैच्ड है. कि आप लोगों ने शायद सुना भी होगा या बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि एक पर्टिकुलर गांव है जो कि डकैतों का गांव है. तो जो ये वाली बातें हैं, तो दीज अराइज फ्रॉम क्रिमिनल ट्राइब्स. ओके, क्वेश्चन है कि इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों कहा गया? देखो, एक जब ब्रिटिशर्स अपना रूल एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो ये लॉ बनाते, यूं कहते कि ये लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा. अब कुछ लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस लॉ. जैसे फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट एक्ट है, जो अभी भी एप्लीकेबल है हमारे इंडिया में. सो दैट वाज मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स. अब उस फॉरेस्ट एक्ट में क्या कह दिया कि जो जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, दैट इज ओनली गोइंग टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उसको एक्सप्लॉइट करना गवर्नमेंट का ही राइट है, और कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता है. अब हजारों सालों से कुछ ट्राइब्स थी, जैसे आदिवासी होते हैं ना, तो आदिवासी वहां पर रह रहे हैं और उसमें अपना जो भी है हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो वहां पर कर रहे हैं. अचानक से वो आते हैं और कहते हैं
कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल, अब जो आप कर रहे हो दैट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन ये लोग नहीं माने, दे कंटिन्यू टू ब्रेक दोज लॉज। तो एक्चुअली इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, दे डिडंट ब्रेक एनी लॉ पर से, लेकिन अब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, उन्होंने लॉज बनाए और वो जो पहले से करते थे दैट वाज मेड इलीगल। तो ये रेगुलरली लॉज वायलेट करते थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के। तो ये जो लॉज थे, अब इन कुछ जो ये ट्राइब्स थी इनको टैग कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि ये बहुत ज्यादा लॉज वायलेट कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। ये जितने भी लोग पैदा होते हैं इन ट्राइब्स में ये क्रिमिनल ही हैं, कि इनकी जो जनरेशंस भी पैदा होंगी ये भी क्रिमिनल होंगी। तो एक लॉ पास किया उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का, कि जितने भी उन्होंने इनलिस्ट कर दी कुछ ट्राइब्स के नाम कि ये ट्राइब्स होंगी, XYZ जितने भी हैं लिस्ट बना दी, और ये सारी की सारी ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स होंगी, और इनके ऊपर और एडिशनल चीजें हो सकती है। मतलब अगर कोई भी ऐसा होता है क्रिमिनल ट्राइब्स, मतलब उस ट्राइब का कोई भी मेंबर होगा तो उसको पुलिस अगर देख लेती है तो वो कभी भी पकड़कर जेल में डाल सकती है, क्योंकि एज्यूम कर लो कि ये क्रिमिनल ही है, ये क्राइम करता ही होगा। तो इस तरीके से इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया, और अभी तक वो स्टिग्मा कंटिन्यूड है। गवर्नमेंट मतलब बीच में बात उठती रहती है कि समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर देम, लेकिन वी आर टू स्लो इन डूइंग थिंग्स। देन इंस्टीट्यूशंस का, अब पुलिस का सबको पता है, अभी तो खैर स्टिल द कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस का इंस्टीट्यूशन भी इट हैज बीन कंटिन्यूड। ठीक है, ये पूछ रहे हैं अब ये अभी भी लॉ तोड़ते हैं। सर देखो, अभी भी लॉ क्यों तोड़ेंगे जब वो लॉ ही रिपील कर दिया है। ये ब्रिटिशर्स ने किया हुआ था, तो जो ये लॉ है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का, दैट हैज बीन रिपील्ड नाउ, कि उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो स्टिग्मा है वो अभी तक एप्लीकेबल है। जो जहां पर ये रहते हैं वो एरियाज बैकवर्ड है, तो लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन दीज आर वेरी बैकवर्ड पीपल नाउ। उनके जो गांव है वहां पर सड़क नहीं है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास में लाइवलीहुड नहीं है, कुछ जिससे कि मेंटेन कर सके, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है वहां पर, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शंस बिकॉज ऑफ दीज डिसप्रिविलेजेस, दीज डेफिशिएंसीज दैट दे फेस। तो जब तक इनको ऊपर नहीं लेके आएंगे, इनको इक्वली पॉलिटिकल स्फीयर में या इकोनॉमिक या सोशल स्फीयर में इनको बराबर नहीं लेके आएंगे, हाउ कैन यू एंश्योर दैट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इंडिया। तो बाकी लोगों के लिए एग्जिस्ट करती होगी, बट फॉर दीज पीपल इट डजंट एग्जिस्ट। ओके, जो पुलिस है, अभी वापस इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं, जो पुलिस है हमारी, सो दैट इज अ कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल पुलिस हुआ करती थी, वही चलती आ रही है। तो कॉलोनियल पुलिस किसकी क्या थी? इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन, कि जो लोग हैं उनको दबाने के लिए बनाया गया था पुलिस सिस्टम, कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही है उसको दबाया जा सके, उसकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा किया जा सके अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और कुछ क्लूज गैदर करने के लिए कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस चीज के लिए पुलिस बनाई गई थी, और वही पुलिस सिस्टम कंटिन्यू हो गया। तो आज के टाइम में भी पुलिस क्या है, अपने आप को माई बाप समझती है, इलीगली फोर्स एक्सरसाइज करती है ऑन जनरल पब्लिक। तो अभी लॉकडाउन था तो खूब देखा होगा कि आराम से अपनी मर्जी से लट बरसाने लग जाते हैं ये। So is that right? Do they have the right to use force on any person that they want? और स्पेशली ये किसके ऊपर फोर्स यूज करते हैं? जो कि डिसप्रिविलेज्ड हैं, ऑलरेडी डिसप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है, जो वर्किंग, जो नॉर्मल वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके ऊपर, कि उनको लगता है कि ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये तो बाहर के लोग हैं। लेकिन बाहर के कैसे हुए? बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो बाहर के कैसे हो सकते हैं? बट स्टिल institutions like police have unbridled power, and they use their power, in fact they only misuse their power, excessive force use करते हैं, और जो provisions हैं उनको misuse भी करते हैं। बहुत सारे cases आप लोगों ने सुने होंगे
जिसमें पुलिस टेंड्स टू यूज इट्स पावर एक्सेसिवली। अगर कोई एफआईआर कराने जाता है, एफआईआर नहीं लिख रहे होते हैं, तो पुलिस को होना चाहिए, पुलिस इज अ सर्विस फॉर द सिटीजन्स। तो अगर सिटीजन्स के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इन फैक्ट दे आर इम्पोजिंग एक्सेसिव फोर्स ऑन, दे आर यूजिंग एक्सेसिव फोर्स ऑन द सिटीजन्स, then it cannot be called a democratic institution. तो डेमोक्रेसी के लिए जो अभी की पुलिस है, that is not democratic and it is not meant for democracy. तो इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि it becomes a service rather than a force. अभी फोर्स है, पुलिस फोर्स कहते हैं, पुलिस सर्विस नहीं है। In fact it should be service in a democracy, क्योंकि सिटीजन्स की सर्विस के लिए है, सिटीजन्स के ऊपर फोर्स यूज करने के लिए नहीं है। Then in order to expand democracy, there is a need for greater devolution of power to local governments. तो हमने local self government की बात की थी in the previous or I think previous chapter. local self governments का जो था, पंचायत and urban local bodies का हमने डिस्कस किया था। तो इन बॉडीज को पावर डेवल्यूशन की जरूरत है, और कौन सी पावर्स होनी चाहिए? ये तो फंड्स चाहिए इनको, इकोनॉमिक पावर नहीं है इनके पास में, मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि कुछ काम कर सके, फंक्शनरीज नहीं है कि लोग भी नहीं है जिससे जिनके थ्रू काम कराया जा सके। जैसे स्टेट या सेंटर है तो उनके पास में ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स हैं। अब इनके पास में तो कोई ऑफिसर्स नहीं है कि ये अगर कुछ काम डिसाइड भी करते हैं तो किस तरीके से इंश्योर कर सकें दैट दीज थिंग्स हैपन। और फंक्शंस भी नहीं है, फंक्शनरी के साथ में फंक्शंस भी नहीं है कि काम क्या करना है, यही स्पेसिफाइड नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि 11th और 12th शेड्यूल में डाले गए थे थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाने थे, लेकिन वो फंक्शंस डिवॉल्व नहीं किए गए हैं, या कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अड़ंगा लगाया हुआ है जिससे कि वो फंक्शंस जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर सके लोकल बॉडीज। तो जो 3rd टियर बनाया गया है तो दैट इज वेरी गुड कि वो एक्सपैंड करने में हेल्प कर रहा है डेमोक्रेसी, लेकिन उसको पावर ही नहीं दी है, फंड फंक्शंस और फंक्शनरीज नहीं दिए हैं, तो दैट इज अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी टू एक्सपैंड फर्दर। Now, next is extension of federal principle to all other units. तो हमारे जो फेडरलिज्म है वो अनइवन है, जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम नहीं है, यहाँ पर अभी भी यूनिटरी है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल केस है, खैर इट इज अ क्वाइट कंट्रोवर्शियल केस, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफिकली डिस्कस दिस। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। 2 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, बाकी में नहीं दी गई है। तो इन यूनिट्स को भी ज्यादा डेमोक्रेटिक पावर्स मिलनी चाहिए, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ज्यादा डेवल्यूशन होना चाहिए पावर का। जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी पावर की, मान लो प्राइम मिनिस्टर के पास में सारी की सारी पावर है, तो दैट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एक के पास में नहीं होना चाहिए, द पावर शुड बी डिवॉल्व्ड टू डिफरेंट tiers of the government. इसके अलावा वुमेन और माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी इंक्लूड करना चाहिए डेमोक्रेसी इनके पास में भी, मतलब they should have greater democratic rights, और कम से कम डिसीजंस होने चाहिए which remain outside democratic control. अभी बहुत सारी चीजें हैं which are not a part of which are not under democratic control, कि जैसे पार्लियामेंट से भी बाहर हैं कई चीजें, जैसे जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं, रॉ है या आईबी है, तो इन एजेंसीज को गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल होना चाहिए। अभी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जिससे कि ये एजेंसीज क्या कर रही हैं, किस तरीके से अपना फंड्स यूटिलाइज कर रही हैं, इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। सो दैट इज व्हाई, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि यही चीज की जाए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं which needs to be done। अभी जैसे
जितनी भी चीजें जो भी कंट्रोल है अभी, जो हमारा पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सो दैट इज डोमिनेटिंग ओवर ऑल अदर मिनिस्ट्रीज। तो जितने भी डिसीजंस हैं वो पीएमओ के थ्रू जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, या होम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लेते हैं। डिफेंस के कोई डिसीजन है वो भी पीएमओ के थ्रू जा रहे हैं, इकोनॉमिक कोई डिसीजन है वो भी पीएमओ के थ्रू जा रहे हैं। सो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है एक ही इंस्टीट्यूशन में पावर। तो मान लो शॉर्ट टर्म के लिए वो बेनिफिशियल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत हार्मफुल है ये चीज, कि अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में इतनी सारी पावर कंसंट्रेटेड रहती है। देन द थर्ड चैलेंज इज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब मान लो ये चीजें हमने कर ली हैं, लेकिन उसके बाद में भी डेमोक्रेसी डीपन कैसे होगी? इट इज डीपनिंग मींस कि उसकी प्रैक्टिस कैसे आएगी। अब मान लो राइट्स दे दिए हैं, पावर्स दे दिए हैं कि यू कैन इलेक्ट, you have the right to contest in elections and you have the right to be elected, लेकिन उसके बाद में भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो डिसीजन ले रहे होंगे। डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी डीपेंड व्हेन द एक्चुअल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द कॉमन मैन और वुमेन। तो जो कॉमन सिटीजन है अगर वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे पावर डायरेक्टली, तो मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा गवर्नमेंट के अंदर, देन ओनली द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी डीपेंड। तो ऐसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, तो बिफोर 2014 में शायद हार गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट, 2014-13 प्रॉब्ली 13-14 में ही हार गई थी। तो उससे जो श्रीमती शीला दीक्षित की जो चीफ मिनिस्टरशिप में गवर्नमेंट थी, तो उस गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी भागीदारी की। भागीदारी का मतलब क्या है कि भागीदारी सरकार और सिटीजन के बीच में, कि वो भागीदारी के बेसिस पर रूल किया जाएगा, कोई भी स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इस तरीके की भागीदारी होनी चाहिए बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। इसके साथ में जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। अभी ऑफिशियली चाहे कैसे भी कहते हो कि मतलब इंडिया इज अ ग्रेट डेमोक्रेसी, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, हाँ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स मोस्ट आर अवेयर कि दिस हु इज कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, who is influencing governmental decisions। अब यूं नहीं कहेंगे कि वो exactly पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट ले रही है, these people are controlling, but they are highly influencing the decisions। बल्कि जो जुडिशरी भी है हमारी, तो जुडिशरी का कहा जाता है हायर जुडिशरी, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स, जो जजेस हैं, तो द एंटायर सुप्रीम कोर्ट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू हंड्रेड जुडिशियल फैमिलीज, कि फैमिली के बाद में सुप्रीम कोर्ट जज ही निकलते जा रहे हैं। सो व्हाई इज दैट सो? कि जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इन इंडिया एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू फैमिलीज। कुछ फैमिलीज होंगी जिनके बार में वो फैमिली मेंबर्स ही जजेस बनते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ऐसा क्यों है? सो डजंट दैट क्वेश्चन द democratic credentials of one of the highest institution? उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती हैं। गांधी फैमिली इज वन ऑफ देम। इकोनॉमी तो पता ही है कौन सी फैमिलीज के कंट्रोल में, और ये फैमिलीज जैसे इकोनॉमी वाली फैमिलीज हैं, these also control politics and politics to a great extent। तो this needs to end, और डेमोक्रेसी इज ओनली गोइंग टू बी डिपेंड जब इनका इन्फ्लुएंस कम होगा एंड द एक्चुअल पावर इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स।